हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में सबसे पहले हम कवर करेंगे डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्स्टिकल से जब लाइट रेस मुड़कर उसके शैडो जोन में चली जाती है, जहाँ छाया बनती है उस जोन में चली जाती है और वहां जाकर लाइट रेस इंटरफेरेंस करती है और मैक्सिमा और मिनिमा बनाती है, तो इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। मुड़ना, ऑब्स्टिकल से मुड़ना। तो देखिए, बैंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस, बैंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टिकल और अपर्चर एंड इट्स स्प्रेडिंग इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो जब ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, अब जैसे ये देखिए, ये ऑब्स्टिकल है, यहाँ पर लाइट रे इससे टकराती है और टकराने के बाद उस जोन में पहुंच जाती है जहाँ पे शैडो बनती है, परछाई बनती है, और वहां जाके जब वो मिलती है तो इंटरफेरेंस करती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन टेंडेंसी इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो किसी भी कोने से मुड़कर लाइट रे उसके शैडो जोन में पहुंच जाती है और शैडो जोन में पहुंचकर इंटरफेरेंस करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। अब देखिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कब होता है, ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस एंड pattern is the image of source modified by the diffraction effects. डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट इसके एग्जाम्पल है। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डबल स्लिट आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हमारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। जब, अब हम इसको बहुत सिंपल दूसरे वर्ड्स में कह दें कि जब डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से हमारी स्क्रीन काफी दूर रखी हो, काफी डिस्टेंस पर रखी हो, तब ऐसे डिफ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ एक सवाल पूछते हैं। ये देखिए, सिंगल स्लिट है, ये लाइट रेज आ रही है, सिंगल स्लिट से टकरा रही है और टकराने के बाद मुड़ रही है, तो डिफ्रैक्शन उनका हो रहा है। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये लेंस क्यों यूज किया गया? भाई, लेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जिससे कि इन लाइट रेज जो स्लिट से टकरा कर मुड़ रही है, उन लाइट रे को कहीं ना कहीं स्क्रीन पे हमें क्या करना होता है? फोकस करना होता है, स्क्रीन पर फोकस करना होता है, कन्वर्ज करना होता है, इसलिए हम इस लेंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। Diffraction is supposed to due to the interference of secondary wavelets from the exposed portion of wavefronts from the slit। तो ये देखो, सेकेंडरी वेवलेट्स जब इस स्लिट से टकरा जाएंगी लाइट वेव्स, तो वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। Whereas in interference, all bright fringes have same intensity. In diffraction, bright bands are of decreasing intensity। तो बस एक फर्क है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तो डिफ्रैक्शन भी एक तरह का इंटरफेरेंस ही है। लाइट रे ऑब्स्टिकल से टकराती है और टकराने के बाद वो शैडो जोन में चली जाती है, जहाँ छाया बनती है, परछाई बनती है, वहां जाके वो लाइट रेस इंटरफेरेंस करती है, तो मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं। पर लाइट रेस का किसी ऑब्स्टिकल से मुड़कर जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है, पर डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें मालूम होना चाहिए। अब ये देखिए, ये ए साइन थीटा क्या है? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर ए साइन थीटा। ए कहलाएगा विड्थ ऑफ स्लिट। विड्थ ऑफ स्लिट, इसको आप ध्यान रखिए, ये क्या कहलाएगा? हमारा पाथ डिफरेंस, बी डॉट डी डॉट। अब देखिए, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर ए साइन थीटा किसके बराबर है? एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 1 2 3
4, 5 and so on. A is the width of the slit. Theta is the angle of diffraction. हाँ, तो थीटा की अच्छी डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज करनी है। तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। अब देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ए साइन थीटा क्या हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2 और एन की वैल्यू 1 2 3। द इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज वी गो टू सक्सेसिव मैक्सिमा अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं स्क्रीन के दोनों तरफ, तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जाती है। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस एज दैट ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ काम की बात है, याद रखना पड़ेगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 into width of secondary मैक्सिमा। तो ये याद रखना चाहिए हमें, और कंडीशन तो याद रहनी चाहिए ए साइन थीटा इक्वल टू, जो कि आप जानते हो ए साइन थीटा क्या है, पाथ डिफरेंस है। हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि ए साइन थीटा क्या है, पाथ डिफरेंस। अब देखिए फॉर फर्स्ट मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले मिनिमा के लिए ए साइन थीटा, क्योंकि देखिए मिनिमा के लिए हम जानते हैं कि ए साइन थीटा कितना होता है एन लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन को हमने यहाँ पे क्या रख दिया 1। तो अब देखिए, तो विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा, अब देखिए क्योंकि साइन थीटा क्या है, एक छोटा एंगल है, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, जब थीटा क्या होता है, एक छोटा एंगल होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आप देखिए कि टेन थीटा आप कैसे निकालते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है y और ये भी हो गया y 2y। तो हमसे पूछा गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2y है, तो सबसे पहले हम टेन थीटा को क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। d क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन हो गया। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ए साइन थीटा क्या था, ए साइन थीटा क्या था, लैम्डा था। तो ए साइन थीटा को लिखा टेन थीटा, लैम्डा टेन थीटा को लिखा y बाय डी लैम्डा। तो यहाँ से y आ गया लैम्डा डी बाय ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अब आप खुद देख सकते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फिगर को देखिए कितनी है, 2y है, तो ये हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाय ए, 2 लैम्डा डी बाय ए, 2 लैम्डा डी बाय ए। फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा, ये तो हम जानते ही हैं, और मिनिमा इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल्ड देन द विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो दूसरे मैक्सिमा की विड्थ से क्या होती है, डबल होती है। तो बीटा हमने निकाला, तो बीटा का यहाँ पे जो फॉर्मूला आया वो है लैम्डा डी बाय ए। यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ कर्व ऑफ फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है। फिर दूसरे की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय 22, आई नॉट बाय, तो स्क्रीन के दोनों तरफ इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, ये हो गया हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, आई नॉट। उसके बाद जो अगला मैक्सिमा बनेगा उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय 22, फिर अगला बनेगा आई नॉट बाय 61। तो एंड सो ऑन, ये इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
intensity follows the decreasing order. Intensity follows the decreasing order. अब ये रहा हमारा अगला सवाल. Light of wavelength 6000 angstrom is incident normally on a slit of width 24 into 10 to the power minus 5 centimeter. Find out the angular position of second minima from the central maximum. तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए से. तो आसान सवाल है. और लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 और ये सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका साइन थीटा. 6 इंटू 2 12 1 2 3 10 टू द पावर माइनस 7 24 -5 -2 जुड़ जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 7 कट जाएगा. तो साइन थीटा आ जाएगा आपका 12/24 1/2. तो थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री. क्योंकि आपसे सेकंड मिनिमा पूछा गया है. तो ये इसका आपका आंसर आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 3 mm. कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन ए स्क्रीन. अब देखिए क्या होता है. ये आपका स्क्रीन है और यहाँ से आपका बना सेंट्रल मैक्सिमा. ये देखिए बन गया सेंट्रल मैक्सिमा. तो हम जानते हैं कि इसकी लीनियर विड्थ कितनी होती है. लीनियर विड्थ ऑफ, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आधारित सवाल है. सेंट्रल मैक्सिमा हम उसको 2y मानते हैं. तो लीनियर विड्थ हो गई आपकी 2y और उसको आप लिखते हैं लैम्डा डी बाय ए. ये तो आपने लीनियर विड्थ कैलकुलेट कर ली. ये रही आपकी लीनियर विड्थ. अब आपको कैलकुलेट करना है एंगुलर विड्थ. ये देखिए एंगुलर विड्थ क्या होगी. ये दिस इज एंगुलर विड्थ. बस एक फॉर्मूला है. आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस. तो 2y को, और ये डिस्टेंस आप जानते हैं स्क्रीन का डिस्टेंस है d. तो 2y इक्वल टू d इंटू एंगुलर विड्थ लिख सकते हैं. कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व करना चाहिए. तो एंगुलर विड्थ हो गई आपकी 2y बाय d. पर y क्या है. y क्या है. लैम्डा d बाय a. ये y है. तो हम जानते हैं y को क्या लिख सकते हैं. लैम्डा d बाय a. तो ये d आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा. तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा याद रखिए कितनी होती है. 2 लैम्डा बाय a होती है. हमेशा इसको याद रखना चाहिए. 2 लैम्डा बाय a. तो अब आपके पास दो फॉर्मूले आ गए हैं. अब आप जानते हैं कि एंगुलर विड्थ कितनी है. एंगुलर विड्थ हमेशा याद रखिए 2 लैम्डा बाय a और लीनियर विड्थ 2 लैम्डा d बाय a. तो दोनों में फर्क आप समझ लीजिए. तो अब हमें एंगुलर विड्थ निकालनी है. तो अब यह हमारी एंगुलर विड्थ हो जाएगी 600 नैनोमीटर और स्लिट की चौड़ाई है हमारी 3 mm. दो 200
200 इंटू 2 400 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 3 400 माइनस 6 तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ये आ गया रेडियन में। अब कई बार एग्जामिनर आपसे डिग्री में भी पूछ सकता है। तो आप जानते हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन को आप लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आंसर में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये दो चीजें अब तक हमें समझ में आई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और देखिए यहाँ हमेशा एक बात याद रखिए कि ये जो tan थीटा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y बाई डी हमेशा लिख सकते हैं। मतलब थीटा को जरूरत पड़ने पे हम y बाई डी जरूर लिख सकते हैं। y क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है, लीनियर विड्थ है, उसका आधा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. तो ये D दिया हुआ है आपका 1 मीटर। It is observed that the first minimum is at a distance 2.5 mm from the center of the screen. Find the width of the slit. तो देखिए ये ऐसे हुआ। तो सबसे पहले ये सपोज करिए कि ये आपका स्क्रीन है और ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा और यहाँ बनेगा हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मिनिमा। और सेंटर्स ऑफ द स्क्रीन से ये कितने डिस्टेंस पर है? 2.5, जो कि दिया गया है 2.5 mm। और ये जो आपका डिस्टेंस है ये है आपका 1 मीटर। तो देखिए अगर इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 2.5 10 to the power minus 3 upon d, that is 1. For small angle, tan theta can be written as theta 2.5 into 10 to the power minus 3, and for theta can be written as sin theta 2.5 into 10 to the power minus 3। और हम अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा अपॉन ए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा था हमारा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया आपका लैम्डा अपॉन ए 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो लैम्डा अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये आपकी स्लिट विड्थ आ गई। अब वेवलेंथ देख लेते हैं। तो वेवलेंथ है आपकी 500 नैनोमीटर। तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया 5000। डेसिमल को हटा दिया हमने यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 9 और ये प्लस 3 ऊपर पहुंच गया, इधर बच गया 25। ये कट जाएगा, 200 आ गया। तो आपकी स्लिट विड्थ आ गई 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो ये हो गया हमारा, देखिए 0.2 मिलीमीटर, क्योंकि ये 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर तो लिख ही सकते हैं। तो 0.2 mm आपकी विड्थ हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल।
कंसेप्ट से करेंगे तो फायदा रहेगा। अब देखिए, a screen is placed 50 centimeter from a single set which is illuminated with 6000 angstrom light. If distance between first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, what is the width of slit? अब हम जानते हैं कि for minima a sin theta equal to n lambda, ठीक है। पर छोटे एंगल के लिए हम साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, फिर थीटा को लिख सकते हैं हम a tan थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और जैसा कि आप जानते हैं tan थीटा को आप लिख सकते हैं y बाय डी। तो y आ गया आपका n लैम्डा डी बाय ए। तो फर्स्ट मिनिमा का सेंटर से डिस्टेंस होगा 1 लैम्डा डी बाय ए, और थर्ड मिनिमा का सेंटर से डिस्टेंस होगा 3 लैम्डा डी बाय ए। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड फर्स्ट मिनिमा will be y3 minus y1। अब y3 क्या है? 3 लैम्डा डी बाय ए, 3 लैम्डा डी बाय ए माइनस 1 लैम्डा डी बाय ए, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाय ए। अब लैम्डा क्या है? आपकी वेवलेंथ है जो कि है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 2 इंटू 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और स्लिट विड्थ वो तो हमें मालूम नहीं है कितनी है, ए, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। तो आप देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ए हो गया 2, 1 2 3, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। अब ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये देखिए अब कटा, ये 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 आराम से, और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। तो अब आपका ए हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये हो जाएगा प्लस 3, तो हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब देखिए 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर है, ये हो जाएगा आपका 0.2, और ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो ये अब आपका आंसर आ गया 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। तो बहुत अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर है 0.2 मिलीमीटर। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखिए, 2 waves of 600 micrometer wavelength are incident normally on a slit of 1.2 millimeter width. The value of diffraction angle corresponding to the first minima। तो देखिए मिनिमा के लिए हम जानते हैं कि a sin थीटा कितना होता है, n लैम्डा, और फॉर फर्स्ट मिनिमा तो n क्या होगा 1। तो a sin थीटा
इक्वल टू लैम्डा। पर साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो छोटे एंगल के लिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा हो गया आपका लैम्डा अपॉन ए, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं और साइन थीटा को ही लिख सकते हैं, टेन थीटा की जरूरत नहीं है। छोटा एंगल तो देखिए अब इसको थोड़ा करते हैं, तो ये हो गया ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो सीधे सीधे हो रहा है सवाल, डिफरेंशियल एंगल पूछा है, जरूरत नहीं है। तो थोड़ा हम लेते हैं वेवलेंथ 600 माइक्रोमीटर, तो 10 टू द पावर -6 और स्लिट विड्थ कितनी होगी 1.2 mm, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो साइन थीटा हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये हो गया 12, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, कैंसिल कैंसिल, तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ये सीधा सीधा सवाल था, तो सेकंड आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट। जो साधारण प्रकाश होता है वो अध्रुवित होता है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड होती है। अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, अगर मान लीजिए वेव ऐसे जा रही है, तो मीडियम के पार्टिकल हर उस पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जो वेव मोशन के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए मेरा ये पेन वेव है, तो एक वाइब्रेशन ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तो देर आर सेवरल पॉसिबल वाइब्रेशंस in which electric vector is oriented randomly in all direction perpendicular to the direction of propagation of light। तो ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर हमने बताई है। तो जनरली हम अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे बताते हैं, ये देखिए, ये जो आपका डॉट दिख रहा है इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, perpendicular to the plane of paper and perpendicular to the direction of velocity of wave। तो वेव ऐसे जा रही है, तो ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और ये क्या बताता है, तो हम बात करते हैं इसकी। वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, इसको हम बोलेंगे वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन पर, ये वाइब्रेशन प्लेन ऑफ पेपर में स्थित होते हैं। दे लाई इन द प्लेन ऑफ, दे लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर, दे लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हम इस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आ गई। तो ये आप याद रखिए, दिस इज द सिंबल फॉर अनपोलराइज्ड लाइट। और ये क्या है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड vectors vary sinusoidally perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave of light। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए, द फिनोमेना ऑफ लाइट लिमिटिंग द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन वन डायरेक्शन in a plane perpendicular to the direction of propagation of light wave is called polarization। तो पोलराइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं, जो वेव जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके हर पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करते हैं। तो उनको लिमिट करना, उनको सीमित करना कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। तो जब हम ऐसा कर पाते हैं तो इस लाइट को, ऐसी लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट।
तो ये देखिए पोलराइज लाइट को बताने की दो मेथड कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, जो कि ये है। तो ये मेथड है जिससे आप पोलराइज लाइट को बता सकते हो। ये से कहते हैं हम ध्रुवित प्रकाश। अब देखिए पार्शियली पोलराइज्ड, क्यों पार्शियली पोलराइज्ड बोला, तो ये देखिए अब रेड कलर में आप देख रहे हैं ये ऐसे वाइब्रेशन है जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव है, पर कुछ कुछ हमें ये भी मिल रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, एक तो ये भी हो गई और एक ये हो गई, दो पॉसिबल डायरेक्शन हो गई। इसे हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज लाइट। तो ये सारे सिंबल आपको मालूम होने चाहिए। ये पार्शियली पोलराइज लाइट के सिंबल है कि ये पूरी तरह से पोलराइज्ड नहीं हुई है। अगर ये लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो जाती, अगर मान लीजिए ये लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो जाती, तो या तो ऐसा होता, ये क्या कंप्लीटली पोलराइज लाइट हो गई, तो ये हो गई कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। पर यहाँ पर क्या हो गया, कुछ वाइब्रेशन ऐसे भी हैं जो गिवन वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम अच्छा कंप्लीटली पोलराइज लाइट को हम ऐसे भी बता सकते हैं। और ये देखिए दोनों तरीकों से बता सकते हैं। दिस लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। अच्छा, प्लेन पोलराइज लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स। तो प्लेन पोलराइज लाइट को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, डबल रिफ्रैक्शन से, पोलराइड से। ये चार मेथड्स है बाय विच वी कैन फाइंड द पोलराइज लाइट। इन चार विधियों की मदद से हम पोलराइज लाइट को प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन द पोलराइज लाइट। तो जनरली रिफ्लेक्शन का यूज ज्यादा किया जाता है या रिफ्रैक्शन का। पोलराइजर, अब पोलराइजर क्या है, तो एक जो टर्मोलाइन क्रिस्टल होता है उसे हम बोलते हैं पोलराइजर। क्या होता है, जब लाइट वेव्स जो कि ट्रांसवर्स इन नेचर होती है एक टर्मोलाइन क्रिस्टल से जब होकर गुजरती हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो टर्मोलाइन क्रिस्टल की ज्योमेट्री में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल सकता है। तो व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ टर्मोलाइन क्रिस्टल कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस, ये रहा आपका टर्मोलाइन क्रिस्टल, the vibration of light carrying out of the tourmaline crystal are confined only in one direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave। तो टर्मोलाइन क्रिस्टल से जब लाइट गुजरती है तो जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो सब कैंसिल कर देता है, सिर्फ वो एक ही वाइब्रेशन को क्या करता है, अपने से गुजरने देता है। तो इस तरह अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। द इमर्जेंट रे फ्रॉम द क्रिस्टल इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये देखिए आपकी प्लेन पोलराइज्ड हो गई। ये अनपोलराइज्ड थी, जैसे ही क्रिस्टल से गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड। तो सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि टर्मोलाइन क्रिस्टल से गुजरने के बाद लाइट रेस क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। अब बात करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ lie is known as plane of vibration। ये देखिए ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। A plane normal to the plane of vibration and in which no vibration takes place known as plane of polarization। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अब आप देखिए ये है आपका प्लेन ऑफ, हाथ से समझिए, ये है आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और इसके परपेंडिकुलर ऐसे ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ
पोलराइजेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट पर बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन पर सवाल पूछे जा सकते हैं। जिसमें वाइब्रेशन लाइट वेक्टर के वाइब्रेशन स्थित होते हैं, ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और एक ऐसा प्लेन जो इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से 90 डिग्री पर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देखिए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द ऑर्डिनरी लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइक ग्लास और वाटर, बोथ रिफ्लेक्टेड रे, अब देखिए यहाँ थ्योरी है, एंड रिफ्रैक्टेड बीम गेट्स पार्शियली पोलराइज्ड। तो जब लाइट, ऑर्डिनरी लाइट रे जो कि अनपोलराइज होती है, जब एक ग्लास के सरफेस पे गिरती है, तो जब ग्लास के सरफेस पे गिरती है तो उसके कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन होता है। तो देखा ये गया है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो वो पार्शियली क्या होती है, पोलराइज होती है। जब लाइट रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में जाती है, एयर से, जैसे हमने ग्लास बोला, एयर से ग्लास में जाती है, तो ग्लास में जो लाइट रेज होती है वो क्या बन जाती है, पार्शियली पोलराइज बन जाती है। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन चेंजेस विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कितना पोलराइजेशन हुआ, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था। एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। द रिफ्लेक्टेड बीम gets completely plane polarized. The reflected beam has vibrations of electric vector perpendicular to the plane of paper. The polarizing angle depends on the nature of reflecting surface. तो देखिए, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे लाइट गिरे और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाए तब वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होते हैं, प्लेन ऑफ पेपर से कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये कहा गया द पोलराइजिंग एंगल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए, ये आपकी लाइट क्या है, यहाँ देखिए आप इस लाइट को, आप देखिए ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, ये है अनपोलराइज्ड, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गई, कंप्लीटली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट में बदल गई। और जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, जब एक लाइट रे किसी भी ग्लास सरफेस पे, एयर से ग्लास सरफेस पे इंसिडेंस होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए लाइट रे का कुछ पार्ट वापस उसी मीडियम में चला जाता है। तो हम कहते हैं कि लाइट रे का रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो यह पोलराइजेशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है, और जो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जा रही है वो क्या होती है, पार्शियली पोलराइज लाइट। तो ब्रूस्टर लॉ कहता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, देखिए ये अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Brewster law states that the refracting index of medium is equal to the tangent of polarizing angle। तो Brewster law कहता है कि भाई कुछ नहीं है, mu इक्वल टू tan ऑफ थीटा p। तो थीटा p क्या कहलाएगा, पोलराइजिंग एंगल। ये जो आपका स्टेटमेंट है, तो भाई ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसको थोड़ा हाईलाइट मार देते हैं। तो देखिए, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो म्यू इक्वल टू tan थीटा आई बी। तो ये तो आप इसको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कैसे किया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका एंगल है, देखिए ये एंगल है आई, तो ये एंगल भी कितना होगा आई, ये एंगल होगा आर, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, एक लाइन पर बनने वाले तीनों एंगल आई, आर और 90 का एडिशन कितना होगा 180, आर प्लस आई विल बी 90, और आई क्या है, पोलराइजेशन एंगल है, थीटा पी इक्वल टू 90। तो आर हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने कुछ नहीं करना है, स्नेल्स लॉ लगा देना है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। म्यू इक्वल टू साइन आई बाय, आप अलग से भी नोट कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो ये था आपका आई थीटा पी पोलराइजिंग एंगल, और ये था 90 माइनस थीटा पी, तो साइन थीटा पी 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पी, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा पी। तो ये आपका आ गया। तो ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। म्यू इक्वल टू tan थीटा पी, और थीटा पी क्या है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंजेस विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड सो पोलराइज एंगल विल बी डिफरेंट फॉर, हाँ देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजिंग एंगल जो होगा वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि देखिए थीटा पी किस पे डिपेंड करता है म्यू पे, और कॉची लॉ कहता है कि म्यू किस पे डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, ठीक है। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए भी एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा अलग अलग होगा। द कंप्लीट पोलराइजेशन इज पॉसिबल व्हेन इंसिडेंट लाइट इज, देखिए अब ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंप्लीट पोलराइजेशन कब संभव होगा, कब पॉसिबल होगा, जब इंसिडेंट लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो, उस इंसिडेंट लाइट में सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो। जब एक लाइट बीम में एक ही वेवलेंथ होती है तो हम ऐसी लाइट बीम को क्या बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब देखिए अब ये भी कंडीशन है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन से कम हो या ज्यादा हो तो बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पार्शियली पोलराइज्ड। अच्छा कांच के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना होता है 57 डिग्री, पानी के लिए कितना होता है 53 डिग्री। तो ये आपको याद रखना चाहिए, रिमेंबर इट। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए when light of certain wavelength is incident on a plane surface of a material at a glancing angle 30 degree, the reflected ray is found to be completely plane polarized. Determine the refractive index of given material and angle of refraction. तो देखिए सरफेस से पर कितने एंगल पर लाइट रे आती है 30 डिग्री पर, तो नॉर्मल से कितना बनेगा एंगल, तो नॉर्मल से बनेगा 60 डिग्री। अब ये कहा गया रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज है, तो ये हम 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं थीटा पी पोलराइजेशन एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका tan ऑफ थीटा पी tan ऑफ 60 डिग्री √3। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
अच्छा, अब हम जानते हैं कि आर को हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा पी लिखते हैं। अगर आपने इस चीज को ध्यान दिया होगा तो ये हो गया आपका 60, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री होगा आपका, 30 डिग्री होगा। तो बहुत सरल सवाल था, तो बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड। अब देखिए, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। The unpolarized light were incident on a glass plate at an angle of incidence equal to the polarizing angle। तो हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगी। The reflected light is completely plane polarized, but the refracted light is partially polarized। और अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाए तो हमें बहुत सारी ग्लास प्लेटों को एक साथ इस्तेमाल में लाना, उपयोग में लाना पड़ेगा। तो the refracted light gets completely plane polarized if incident light is allowed to pass through number of thin glass plates arranged parallel to each other। Such an arrangement of glass plate is called pile of plates। तो एक की जगह आपको क्या है, बहुत सारी अगर ग्लास प्लेट्स का हम यूज करें, एक बहुत सारी, तब क्या हो सकता है कि बहुत बार पोलराइज रिफ्रैक्शन होने के कारण बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा, पहली बार पहली से होगा, फिर दूसरी प्लेट से होगा। तो लगातार रिफ्रैक्शन होने के कारण रिफ्रैक्टेड रे एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि पोलराइजेशन रिफ्रैक्शन के द्वारा हो तो हमें एक से ज्यादा कांच की प्लेटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, पोलराइड क्या होता है? पोलराइड एक ऑप्टिकल डिवाइस है यूज टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट। सिंपल डेफिनेशन, जिससे हम प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेकिंग द यूज ऑफ फिनोमेना ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। मोर रिसेंट टाइप्स ऑफ पोलराइड्स आर एच पोलराइड्स। जो आजकल पोलराइड्स यूज होते हैं वो एच पोलराइड्स कहलाते हैं। अभी तो बस इतना ही आपको मेन ध्यान रखना है कि एक डिवाइस है जो प्लेन पोलराइज, जिसकी मदद से हम प्लेन पोलराइज लाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट तो आपका यही है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ पोलराइजर ऑन नेचुरल लाइट। If one of the waves of unpolarized light of intensity I naught is incident on a polaroid and its vibration amplitude is A naught, makes an angle theta with the transmission axis। ट्रांसमिशन एक्सिस का मतलब पोलराइड का वो एक्सिस जिसके थ्रू लाइट क्या होती है, पास हो जाती है। Then the component of vibration parallel to transmission axis will be A naught cos theta, while perpendicular to it A naught sin theta। Now, as polaroid will pass only those vibrations which are parallel to its transmission axis, the intensity I of the emergent light wave will be, ये देखिए, तो यहाँ हमने एम्पलीट्यूड के दो कंपोनेंट ले लिए। एक तो ले लिया ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट साइन थीटा। ए नॉट कॉस थीटा पास हो जाएगा। अब देखिए, तो काम की बात यह है कि एक पोलराइड से निकलने के बाद अगर लाइट की इनिशियल, ये सब आप छोड़ दीजिए, आई नॉट क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर। इंटीग्रेशन हमें नहीं करना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स बस इसको याद रखना है, आई नॉट बाय 2। तो पोलराइजर से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो मेन पॉइंट आपका यही है। If unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizer
the intensity of light transmitted through the polarizer is I naught by the amplitude of the polarized light is A naught. तो A naught क्या है? इनिशियल एम्पलीट्यूड या आप इसे कहें ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो एक पोलराइजर से गुजरने के बाद एम्पलीट्यूड बदल के कितना हो जाता है? ए नॉट बाय रूट टू, और इंटेंसिटी बदल के कितनी हो जाती है? आई नॉट बाय टू। बस इतना हमें याद रखना चाहिए। इफेक्ट ऑफ एनालाइजर ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजर, तो हम जानते हैं कि उसकी इंटेंसिटी पोलराइजर से गुजरने के बाद आधी हो जाती है। द ट्रांसमिटेड लाइट इज लीनियरली पोलराइज्ड। इफ दिस लाइट फर्दर passes through analyzer, एक और polarizer, the intensity varies with the angle between the transmission axis of polarizer and analyzer। तो अब देखिए, इसको समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। पहले ये देखिए, ये अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी? आई नॉट। पोलराइजर से गुजरने के बाद कितनी होगी? आई नॉट बाय टू। और एनालाइजर के एक्सिस में और पोलराइजर के बीच में बनने वाला अगर एंगल कितना हो? थीटा हो, तो एनालाइजर से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, पोलराइजर से गुजरने के बाद आई नॉट बाय टू, और एनालाइजर से गुजरने के बाद कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये देखिए, अब बड़ा ध्यान से आप देखिए, इसको समझिएगा। ये देखिए, ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, किसका? एनालाइजर का। दिख रहा है आपको ये? और ये एक्सिस किसका है? ट्रांसमिशन एक्सिस किसका है? पोलराइजर का। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो बाहर निकलने वाली लाइट कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी को मॉलस ने अपने लॉ में बताया है। Wallace states that the intensity of the polarized light transmitted through the analyzer is proportional to cosine square of the angle between the plane of transmission of analyzer and the plane of transmission of polarization. This is known as Wallace law. तो एनालाइजर से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे लगता है आपको ये डायग्राम क्या है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। The intensity of polarized light after passing through the analyzer, I naught by 2 cos square theta, where I naught the intensity of unpolarized light, the amplitude of polarized light after passing through the analyzer। Yes, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड था ए नॉट, पोलराइजर से गुजरने के बाद कितना हो गया? ए नॉट बाय टू, और फिर एनालाइजर से गुजरने के बाद ए नॉट बाय रूट टू कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन द, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस of polarizer and analyzer। ये हमें याद रखना चाहिए। अब
देखिए थीटा अगर 0 हो तो आई क्या हो जाएगा, I0/2, क्योंकि ये हो जाएगा cos स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा I0/2। अगर 90 डिग्री हो तो हो जाएगा I = I0/2 cos स्क्वायर 90, तो ये हो जाएगा 0। अगर 180 हो तो I = I0/2 cos स्क्वायर 180, और हम जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, I0/2। इन सब चीज़ों को आप खुद भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो काम की बात वही है। अब देखिए, अ पोलराइड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री to an incoming light of intensity I0. Now the intensity of light passing through the polaroid after polarization would be। तो देखिए ये तो बहुत सीधा सीधा सरल सवाल है। अब देखिए एंगल कितना दिया हुआ है आपका, 45 डिग्री। इंटेंसिटी कितनी है, I0, तो फाइनल इंटेंसिटी होगी I0 cos स्क्वायर 45, और cos 45 होगा आपका 1/√2 का स्क्वायर। तो आई क्या हो जाएगा, I0/2। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्योंकि एनालाइजर नहीं है, और हम जानते हैं कि मॉल्स लॉ हम इसमें लगा सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि देखिए, आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर a linearly polarized light of intensity I is incident on analyzer making an angle of 30 degree with that polarizer, the intensity of light emitted। तो वो हो जाएगी आपकी I, मॉलस लॉ लगा दीजिए, cos स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगी, क्योंकि ये कहा गया है कि पोलराइजर से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, I, इंसिडेंट लाइट नहीं। तो ये हो गया I cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4। तो आपका आंसर है 3I/4। तो करेक्ट आंसर हो गया 3I/4। ये आपका नीट 2022 का सवाल। The Brewster angle for an interface should be, नीट 2020। अब देखिए, ब्रूस्टर लॉ से हम जानते हैं कि जब एक लाइट किसी ग्लास सरफेस या किसी भी चीज पर इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये क्या हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये हम अच्छे से जानते हैं, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं म्यू क्या होता है, tan थीटा p। तो डेफिनेटली म्यू इज ग्रेटर देन 1। तो अब हमें समझ में आया कि tan थीटा p इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या होगा, हम जानते हैं कि जो tan 45 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो tan 45 डिग्री होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो इंटरफेरेंस एंगल है वो 45 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, पर 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। 90 क्यों बोला, क्योंकि tan 90 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इंटरफेस एंगल का मतलब है यहाँ पर एंगल ऑफ पोलराइजेशन से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, आपका दूसरा होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड वन। तो इंटरफेस एंगल का मतलब ये है। अब देखिए, अधिकतर स्टूडेंट कुछ गलतियां करते हैं जो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये पोलराइजर है, कंसेप्ट, और इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी मान लो I1 है, और जब ये लाइट एनालाइजर से पास होती है, अधिकतर स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं, इसलिए इस बारे में बात करना जरूरी है।
तब इसकी इंटेंसिटी I2 होती है, और यहाँ सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी कितनी है, मान लीजिए इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको 2 बोल देता हूँ और इसको 3 बोल देता हूँ, या मैं इसको इनिशियल बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए I2 क्या होगा, I1/2 है ना, और I3 क्या होगा, I3 बदलाव I2 में लाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा हमें I2 के बारे में पूछा गया था, ना कि I1। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप ये बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपको जो क्वेश्चन में कंसेप्ट दी गई है वो किस इंटेंसिटी के बारे में दी गई है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात आती है कि I3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I1/2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। तो डिफ्रैक्शन में बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिए, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ याद रखिए, फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस, जो हमने 3 या 4 तरह के आपके क्वेश्चंस करे हैं। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, प्रिपेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू, बाय बाय।